हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मैं ये नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ जो आपका यूपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा था, उसका नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। बिना लेट करते हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होता है। यदि हम बात करें तो बौद्ध साहित्य जो प्राप्त होते हैं मेनली ये 3 पीटकों से मिलकर बने हैं। याद रखिएगा कितने पीटकों से मिलकर बने हैं? 3 पीटकों से। 3 पीटकों से मिलकर बने हैं और कहा जाता है इन्हीं 3 पीटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर वो 3 पीटक कौन कौन से हैं। तो आपके 3 पिटक में सबसे पहला पिटक आता है, वह है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में हम लोग दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है आपके अभिधम्म पिटक में। सेकंड आता है आपका सूत पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है, नियम कानून है, उसका उल्लेख किया गया है सूत पिटक में। और तीसरा आता है वो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में जीवन से संबंधित बातों का, संघ जीवन मतलब आप संघ से जुड़ करके आपके जीवन कैसा होगा इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। तो याद रखिएगा, फिर एक बार सुन लीजिए कि 3 पीटकों का उल्लेख किया गया जिसमें बौद्ध साहित्य को पूर्णतः दर्शाया गया उन 3 पीटकों से। अब बात करते हैं कौन कौन से पीटक थे। अभिधम्म पिटक दार्शनिक बातों को उल्लेख करता है, सूत पिटक नियम और कानून बताता है बौद्ध धर्म के, और तीसरा जो है वो है आपका विनय पिटक जिसमें संघ के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है, संघ के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का उदय तब होता है इसके महावीर स्वामी। याद रखिएगा महावीर स्वामी, हमारे महावीर स्वामी जानते ही होंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था मखलीपुत्र गोसाल। क्या नाम था? मखलीपुत्र गोसाल था। एक समय ऐसा आया कि दोनों के मध्य मतभेद हो गया। मखलीपुत्र गोसाल और महावीर स्वामी के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। तब मखलीपुत्र गोसाल ने आपका स्थापित किया, क्या वो किया? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। कब तक रहा? 1002 ईस्वी तक बना रहा। कहा जाता है कि मखलीपुत्र गोसाल जो थे, यह आजीवक संप्रदाय जो है यह नियतिवाद पर बात करता है, मतलब नियतिवाद को मानता है। नियतिवाद का मतलब होता है कि जो नियति द्वारा पहले से लिखित है, अर्थात जो भी संसार में हो रहा है यह उसकी नियति में पहले से ही हमारे ईश्वर ने, हमारे नारायण ने उसको लिख दिया है और वही चीज हो रहा है। अर्थात किस्मत को मानना, जो हमारी किस्मत में वही चीजें हमको मिलेगा, यह आजीवक संप्रदाय का मानना था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वकर। सर्वकर इसका पूरा नाम यदि हम बात करें तो हक ए सर्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हक ए सर्व। हक ए सर्व की यदि हम बात करें तो हक ए सर्व एक प्रकार का कर है। यह कर सिंचाई पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सिंचाई पर। सिंचाई कर जो होता है, ये सिंचाई कर है हक ए सर्व। इसको लगाने का काम किया था दिल्ली सल्तनत का एक वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। मैं लिख दे रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक ने यह कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? सिंचाई कर, हक ए सर्व कर को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसे प्रोत्साहित किया था? मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन, एक वर्ड यूज करें, स्थानीय स्वशासन का वर्ड सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था? तो कहा प्रोत्साहित किया तो ये काम किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें कहा है कि आपके लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के रूप में जाना है और भारत को उद्धारक के रूप में उनको बताया है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन के एक सेंटेंस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटेंस है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने कार्यों के लिए जाना जाए, नाम के लिए नहीं। उनको कहा गया, उन्होंने साफ साफ एक सेंटेंस दिया था कि लोग उन्हें उनके कार्यों के लिए जाने, ना कि उनके नाम से जाने। इसी वजह से लॉर्ड रिपन बहुत फेमस थे और इसी ने उन्हें भारत का उद्धारक भी कहा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छूट गया उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बात करें तो एक बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा क्या है? बौद्ध ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखा है। पाली भाषा से याद आया, याद रखिएगा ये जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक है, ये भी पाली भाषा में ही लिखा गया है।
पाली भाषा में लिखा ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में कहा जाता है यहां पर दो लोगों के मध्य हुए वार्ता संवाद का उल्लेख किया गया है। एक यूनानी राजा मिनेंडर और दूसरे बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य के हुए संवाद को उल्लेखित किया गया है मिलिंद पन्हो में, जो एक पाली ग्रंथ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ये बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेखित किया है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, आर्किटेक्ट ऑफ द आर्या ऐसे करके एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने इस उल्लेखित किया है आर्यों के बारे में डिफाइन किया है। पहली बार इन्होंने आर्यों के बारे में बताया कि हमारे यहाँ आर्य थे, इसके बारे में डिस्कशन करने का काम किया बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसमें जानने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। यदि हम बात करें हिंदुस्तान एसोसिएशन पार्टी था पहले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन एक पहले पार्टी था। इस पार्टी को स्थापित करने, उस पार्टी को हमारा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन लोगों ने स्थापित किया था। कहा जाता है जब काकोरी षड्यंत्र हुआ, काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया। काकोरी कांड के बाद दिक्कत ये हो गया कि जो आपका ये आर्मी थी, इसके जो भी सदस्य थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में कंडीशन ये हुआ कि भैया अब क्या किया जाए, कैसे आगे चलाया जाए, स्वतंत्रता संग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो फिरोज शाह कोटला मैदान पर एक बैठक होती है, और ये बैठक होती है 1928 में। याद रखिए कब होती है? 1928 में। उसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये सब लोग शामिल थे, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग शामिल थे। पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था उस पार्टी का? उस आर्मी का क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1928 में स्थापित किया गया था, और स्थापित करने का काम किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा अब यहीं से आया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। यदि बात करें इसका पहले बैठक की, इसकी पहले बैठक होने वाली थी पुणे में, लेकिन चूंकि वहां पे महामारी फैला हुआ था, इसी वजह से यह बंबई में हुआ। बंबई में एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम था संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। वहां पर आपका बंबई में यह प्रथम अधिवेशन हुआ था, और प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में यह बैठक हुआ था। कहां पे हुआ था? बंबई में। बंबई के किस कॉलेज में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। वहां पर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। चूंकि उस जो पहला अधिवेशन हुआ था तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय कांग्रेस संघ था। लेकिन कहा जाता है कि बाद में हमारे दादा भाई नौरोजी ने हस्तक्षेप करके उसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। चलिए बात करते हैं आगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया? पूर्ण स्वराज, यहाँ पे सिंपल से कहना ये कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी। तो बात करते हैं लाहौर अधिवेशन कब? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पहली बार वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करके, चूंकि पूर्ण स्वराज की मांग की वजह से ही ये पूर्ण स्वराज की जब मांग हो गई 1929 में लाहौर अधिवेशन में, इसी वजह से 26 जनवरी, ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी के वजह से जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो भारत का संविधान बनने के बाद भी हमारा 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यदि हम बात करें उत्तरांचल, बात कर ले उत्तरांचल हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी है? नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है। थोड़ा सा हमको चोटियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम रेंज में स्थित आपका, जिसका नाम है 8611 मीटर ऊंचाई पर है, जिसका नाम आपका सबको पता होगा, K2 गैडविनास्टीन है। यदि क्वेश्चन पूछे हिमालय रेंज की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यदि पूछ दे कि हमारा हिमाचल, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल के क्षेत्र में स्थित हमारा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। इसके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श
प्राकृतिक निवास है। साइबेरियन सागर, चूंकि साइबेरियन सारस जो है वो विदेशी प्रवासी पक्षी माने जाते हैं और ये चूंकि असम में है। असम में एक मैंने पढ़ाया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, असम में एक अभयारण्य है जो इसके लिए फेमस है, काजीरंगा अभयारण्य, जहां पे आपको बताया था कि काजीरंगा अभयारण्य विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप समूह आपका जिसका नाम है मांजुली आइलैंड, वहां पर स्थित है। तो काजीरंगा अभयारण्य जो है वह आपका साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर प्रवासी पक्षी ये आते हैं जो असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। ये आज के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही है।